हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ जर्नल एंट्रीज पार्ट 2, जहाँ हम लोग सीखेंगे कि जो प्रिंसिपल हमने सीखे थे, जो बेस्ड उसके रूल सीखे थे, गोल्डन रूल्स मैंने सिखाया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में। आज मैं आप लोगों को उस वीडियो से आगे के पार्ट में ले जा रहा हूँ, जहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे कि एक फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का ये वीडियो इसी बेस पे है कि आप एक फॉर्म के हिसाब से, जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूँ तो आपको एक जर्नल एंट्रीज कैसे करने चाहिए, और वो रूल आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। उस रूल को ध्यान में रखते हुए ही आप जर्नल एंट्रीज करेंगे यहाँ पे। तो आज जो हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, इसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि देखिए, एक स्टार्टिंग से करेंगे। जैसे मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करने से लेके बिजनेस क्लोज तक करने की बात जो होती है, बिजनेस के अकाउंट्स क्लोज करने की जो बात होती है, वहाँ तक आज हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है, हमेशा आपके पास जर्नल एंट्रीज में जो क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, स्टॉक और एनीथिंग। तो जैसे पहला ये पॉइंट आ जाता है, बिजनेस कमेंस्ड और स्टार्टेड, कमेंस्ड विद कैश एंड, मैं स्टॉक भी लिख रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि कैश एंड स्टॉक दोनों कुछ भी हो सकता है जहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसे केस में क्या होगा, बिजनेस आपने कैश और स्टॉक से स्टार्ट किया, और बिजनेस के लिए है क्या, बिजनेस के लिए कैश और स्टॉक दोनों कम सिन है, एसेट्स है, दोनों आर है बिजनेस में। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ये दोनों रियल अकाउंट का पार्ट हो गया। अब रूल देखेंगे आप, रियल अकाउंट का पार्ट हो गया, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो दोनों को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और अब दे कौन रहा है, ये दे रहा है ओनर, और ओनर जब कुछ भी इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, एंट्री क्या करेंगे, कैश जो कि आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक जो कि आ रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल, कैपिटल के थ्रू ये इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट। और जो भी अमाउंट है, आपको फॉर्मेट में बता दूं तो फॉर्मेट में आप इस तरह से लिखेंगे, ये एलएफ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ओके। और अब यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक, और कैश एंड स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड और इन्वेस्टेड बाय ओनर, प्रोप्राइटर। और यहाँ आप एलएफ लिखेंगे, ये एलएफ है, लेजर फोलियो। डेबिट में जो डेबिट का अमाउंट है, मान लीजिए 5000 कैश के साथ स्टार्ट किया, 2000 स्टॉक के साथ स्टार्ट किया, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 7000। तो आप यहाँ लिखेंगे 7000। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, आप जब भी देखेंगे बिजनेस कमेंस्ड विद कैश एंड स्टॉक अगर आपके पास आ गया, दो चीज़ें आ गई, इसको ना कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी एंट्री जहाँ पे 2 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, जहाँ पे दो से ज़्यादा अकाउंट, अभी तक आप देख रहे थे 2 अकाउंट, कोई एक डेबिट हो रहा था, एक क्रेडिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं कंपाउंड एंट्री बता रहा हूँ जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है एक ट्रांजैक्शन का। तो ऐसे केस, इस तरह के एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोलेंगे, ओके। तो देखिए, ये था पहला पॉइंट जहाँ पे कैश और स्टॉक से स्टार्ट किया बिजनेस, और आपने ये काम किया। अब जर्नल एंट्रीज पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गई होगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कुछ गुड्स परचेज करेंगे या एसेट्स परचेज करेंगे, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, कुछ भी। जब भी आप एसेट्स परचेज करें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेकेंड पॉइंट, फॉर परचेजिंग एसेट्स। आप जब भी एसेट्स परचेज करें तो आप एसेट्स क्या हो रहा है, कम्स इन, बिजनेस में आएगा वो, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड आप परचेज कैसे कर रहे हैं, क्या वो कैश में परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा हुआ कि आपने एक मशीनरी परचेज किया है, उसका आपने 50% कैश पेमेंट किया और 50% आपने क्रेडिट में लिया। आपने बोला 50% अभी पे कर रहा हूँ, 50% बाद में। तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मैसेज ब्रदर्स या मैसर्स सेठ ब्रदर्स फॉर ₹2 लाख,
2 लाख रुपए का आपने मशीनरी परचेज किया, 50% अमाउंट पेड इमीडिएटली। अब आप ऐसे केस में इसके जर्नल एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी परचेज तो किया है मिस्टर सेठ ब्रदर्स से, वो भी 2 लाख का था, 50% अमाउंट आपने अभी पेमेंट किया है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपके पास आया क्या, सबसे पहला पॉइंट आपके पास आया है ये मशीनरी, रियल अकाउंट कम्स इन, आ रहा है आपके पास। देन आपके पास से गया क्या, इसका 50% चला गया कैश चला गया। एंड देन अब 50% आपका क्या रह गया, 50% कोई पर्सन पेमेंट से रह गया है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो वो पर्सन यहाँ पे आ गया। और ये पर्सन एक तरह से आपके लिए क्या है, गिवर है, ये दे रहा है ना आपको। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जब आप जर्नल एंट्री करेंगे इसके लिए, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट, आपने रियल अकाउंट का रूल पढ़ा है, कैश क्रेडिट गोज आउट। एंड गिवर, पर्सनल अकाउंट के रूल पे आता हो तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू मैसर्स सेठ ब्रदर्स। अब आप यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखेंगे, 2 लाख लिखेंगे मशीनरी जो कि 2 लाख का आपने परचेज किया, और हाफ अमाउंट कैश में, हाफ अमाउंट क्रेडिट परचेज के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको रूल याद रखना क्या है, रूल जो भी पीछे मैंने बताया था आपको, गोल्डन रूल था, बेसिक रूल था वो अकाउंट जर्नल एंट्री के लिए, तो वो रूल्स आपको याद रखते हुए आप जर्नल एंट्री करनी है आपको। और आज मैं मोस्टली कंपाउंड एंट्रीज बताऊंगा आपको। तो देखिए कंपाउंड एंट्री पास करना आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको क्या करना है, कंपाउंड एंट्री में ये पहचानना है कि कौन कौन सा अकाउंट है जो डेबिट क्रेडिट जिसके ऊपर इफेक्ट आएगा। सबसे पहली बात है जिस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इस एंट्री में आपने देखा मशीनरी जो इफेक्ट कर रहा था कि मशीनरी आ रही थी ना, तो आपकी मशीनरी इंक्रीज हो रही थी। इसके बाद मैसर सेठ ब्रदर्स, उसका 1 लाख रुपये बाकी था पेमेंट के लिए, वो भी इफेक्ट कर रहा था, उसका भी अकाउंट, एंड कैश जा रहा था आपके पास से। तो 3 अकाउंट आपको, मतलब इस तरह से कंपाउंड एंट्री में कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन, तो उस अकाउंट को आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, और फिर एंट्री आपको उसी तरीके से पास करना है। अब मैं नेक्स्ट एंट्री बता दूं। अब एक एग्जांपल है गुड्स परचेज करने के लिए। स्टूडेंट्स आज मैं एंट्री गुड्स परचेज या सेल की एंट्री में ट्राई करूंगा कि आपको डिस्काउंट से रिलेटेड भी एंट्रीज बताऊं। पहले नॉर्मल एंट्री देखते हैं, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड बाय, यहाँ लिखिए आप, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर मोहन। अब मान लीजिए मोहन से आपने परचेज किया फॉर रुपीज़, लिखा हुआ अमाउंट 10,000। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए एक पॉइंट बता दूं, जो स्टूडेंट्स अभी कॉमर्स में नए हैं, जो जर्नल एंट्रीज अभी शुरू कर रहे हैं, जब भी आपको इस तरह से पे किया गया है, लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझिए कि रुपीज़ 10,000 दे दिया है तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया है। जब तक इन कैश नहीं लिखा हो या पेड नहीं लिखा हो तब तक आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। अगर नाम है तो, नाम नहीं दिया और नॉर्मल दिया गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 10,000, तब आप मानेंगे कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर ये बोल दिया गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज़ 10,000, तब तो अब ये क्रेडिट परचेज हो गया। और ऐसे केस में आपके पास गुड्स आ रहा है, ध्यान रखिएगा, जब भी गुड्स के लिए एंट्री की जाती है परचेज या सेल्स की, तो परचेज या सेल्स अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट करना है आपको। तो परचेजेज अकाउंट, गुड्स आ रहा है ना, कम्स इन, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन से परचेज कर रहे हैं तो मोहन इज अ गिवर, मोहन ने दिया है आपको, और अभी मैंने बताया था क्रेडिट द गिवर, तो टू मिस्टर मोहन, और अमाउंट 10,000 10,000। ये अमाउंट आपको समझ में आ गया होगा, ये एंट्री। अब इसी के ये हुआ था, मान लीजिए 10 जनवरी को 2020 को, और अब
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ इसका ट्रांजैक्शन नरेशन वगैरह अब आपको नहीं बता रहा हूँ, अब मैं जर्नल एंट्रीज बता जा रहा हूँ आपको। नरेशन वगैरह जो जैसे पहले बताया था उसी तरीके से समझना है आपको। अब मैं मान लो ये क्या मैंने कि 15 जनवरी में इसको पेमेंट किया गया, 15 जन में इसको पेमेंट किया गया और 5% कैश डिस्काउंट दिया आपने। मोहन ने आपको 5% का कैश डिस्काउंट दिया, तो पेड टू मोहन एंड गेट 5% कैश डिस्काउंट। अब आप ऐसे केस में क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि कंपाउंड एंट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अब कंपाउंड एंट्री आ गई है। अब आपको देखिए आपने कैश पे किया, तो यहाँ पे पेड किया कि आपने कैश गया है आपके यहाँ से, तो क्रेडिट हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसको पे किया? मोहन को। मोहन इज नॉट रिसीवर, मोहन रिसीवर है अब, तो मोहन को क्या करोगे आप? डेबिट। लेकिन एक अमाउंट आपने देखा, वो था 5% का कैश डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट आपको क्या हो रहा है? मिल रहा है। आपने किसी को अमाउंट पे किया तो ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ऐसे केस में जब आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आपको कोई डिस्काउंट देता है तो आपके लिए क्या है? आपके लिए वो इनकम है। और जब आपके लिए इनकम है तो इनकम को क्या बताया था मैंने? नॉमिनल अकाउंट में बताया था, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स और गेन्स आर क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट करना होता है। तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये नॉमिनल अकाउंट आ गया। अब इस क्वेश्चन में तीनों अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब एंट्री क्या करेंगे? जो एंट्री करूं तो इसके लिए एंट्री करेंगे, मोहन को डेबिट करना है, मोहन डेबिट टू कैश, आपके पास से कैश जा रहा है, और टू डिस्काउंट, या तो रिसीव्ड लिख दीजिए या डिस्काउंट लिख दीजिए, चलता है यहाँ पे। अब यहाँ अमाउंट आप कितना लिखेंगे? 10,000 आपने मोहन का हिसाब कर दिया। याद रखेंगे आपने जितना दिया है वही नहीं लिखना है, आपको वो लिखना है जो आप हिसाब कर रहे हैं, उसके पूरे 10,000 का आप हिसाब कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? डेबिट 10,000, कैश में लिखेंगे 5% डिस्काउंट काटने के बाद। तो पहले 5% निकाल लीजिए 10,000 को, तो 5% हो गया 500, और इसमें से 5% माइनस करने के बाद 9,500। तो ये जो 9,500 हो गया। अब आप देखिए डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट ये दोनों बराबर आ गया है। तो ये आपको जर्नल एंट्रीज में ध्यान रखना है कि कंपाउंड एंट्री आ जाती है तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल हो, बिकॉज अगर आप ये सही नहीं करेंगे तो फिर आपका टोटल गलत होगा, टोटल गलत होगा, लेजर गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज आपने ये सीखा। अगर डिस्काउंट मिलता है तो आपको ये डिस्काउंट मिला था, और कब? जब आप पे करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डिस्काउंट कहाँ पे डेबिट, कहाँ पे क्रेडिट। जब आपके लिए डिस्काउंट इनकम हो गया, मिला है तो इनकम हो गया, और इनकम हुआ तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। और जब आप डिस्काउंट देते हो, किसी को डिस्काउंट दिया आपने, और आप डिस्काउंट कब देते हो? जब आपने सेल किया तो आप डिस्काउंट देते हो, जब आपको किसी से कैश लेने तो आप डिस्काउंट देते हो, कैश डिस्काउंट। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? उस कैश डिस्काउंट के को डेबिट कर देते हो। वो कैश डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट, बिकॉज वो एक्सपेंस बन गया, लॉस बन गया आपके लिए एक तरह से। तो अब मैं एक ऐसे एग्जाम्पल लूँगा सेल से रिलेट करके। तो अब मैं क्या करता हूँ? गुड सोल्ड टू, किसी पर्सन को मैं गुड सोल्ड करता हूँ। देखिए अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं तो उसके लिए तो जर्नल एंट्री आपको पता है। नॉर्मल कैश में अगर परचेज करें तो परचेज टू कैश, अगर सेल करें तो कैश टू सेल्स। आज मैं क्रेडिट की बात करूं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की। तो देखिए सेल्स किया आपने, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम फॉर ₹15,000। मान लीजिए ये है 15,000 का, आपने 15,000 को गुड्स सोल्ड किया राम को। अब क्या होगा? इसकी एंट्री क्या होगी? इसके लिए एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू सेल्स, राम डेबिट टू सेल्स। अब क्यों होगी ये भी आपको मैं बता दूं। राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। देखिए यहाँ पे गुड्स आपके पास से जा रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल्स गुड्स जा रहा है ना, तो जब जाता है ना गुड्स आपके पास से तो आप सेल्स अकाउंट को लिखते हैं।
और जब आता है तो परचेजेस अकाउंट को लिखते हैं। राम कौन है? राम को यहाँ पे गुड्स मिला है, राम इज अ रिसीवर, तो इसीलिए मैंने क्या किया, राम को लिखा डेबिट में और सेल्स को लिखा क्रेडिट में। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्री जब भी आप पास करो तो कौन सा किसको आप अफेक्ट कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शन किसको अफेक्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ से 15,000 राम को पे करने जाऊँ, राम से रिसीव करूँगा, तो उसके ट्रांजैक्शन बताऊँ मैं। 4 दिन बाद या 5 दिन बाद एक ट्रांजैक्शन आ गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 13,800 इन, अब ये लाइन सुनिए, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये भी फुल सेटलमेंट भी एक डिस्काउंट है। अगर आपने किसी को जाके बोला कि ये 15,000 के बदले 13,800 रख लो, बस हो गया, अब मैं नहीं दे पाऊंगा, ये भी एक फुल हिसाब हो गया, सेटलमेंट हो गया। और इस केस में भी वो आप वहाँ से डिस्काउंट मांग रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं मुझे डिस्काउंट दीजिए, तो यहाँ भी डिस्काउंट की एंट्री होगी जब भी फुल सेटलमेंट बोले तो। हाँ, अगर यहाँ पर यही लिखा होता केवल ये इतना अमाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम राम रुपीज 13,800, आपको राम से कैश मिला है, आप एंट्री कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश कम्स इन, राम से मिला तो राम इज गिवर। बट यहाँ पे अब आप एंट्री क्या करेंगे, कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट आपने दिया है डिस्काउंट, तो अब आपके लिए डिस्काउंट एक्सपेंस बन गया, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसके बाद टू राम, राम में तो फुल अमाउंट आएगा 15,000, बट राम को आपने जो आपको पेमेंट किया है 13,800, राम ने कितना पेमेंट किया था 13,800, अब बाकी जो अमाउंट है 1,200, ये हो गया डिस्काउंट में, ये आपके लिए क्या बन गया, ये बन गया डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी पर्सन से जो रिसीव हुआ उसका हिसाब जरूर रखना है, या पे किया आपने उसका भी। अगर आपको नहीं ये बोल दिया कि रिसीव हुआ 15,000 के बदले में फुल अमाउंट, मतलब 15,000 के बदले में अमाउंट पेमेंट में मिला है फुल सेटलमेंट में, तो आपको डिस्काउंट का सोचना ही सोचना है वहाँ पे, अगर कम मिला है तो। और अगर ज़्यादा तो वैसे मिलेगा नहीं। और अगर आपने क्या बोला, नॉर्मल अमाउंट बोला कि इतना ही अमाउंट पे किया, तो आप वहाँ पर डिस्काउंट को नहीं सोचेंगे। फुल सेटलमेंट हो गया तो सोचेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, अगर बोल दिया 5% डिस्काउंट तो लिखेंगे, फिर डिस्काउंट लिखेंगे आप। ये जनरल एंट्री सेल और परचेज से रिलेटेड थी। अभी मैं स्टूडेंट्स आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं जीएसटी का एक जो आपका पार्ट 3 होगा इसका वीडियो, उसमें पूरी तरह से जीएसटी के बारे में बात करूँगा। अभी मैं विदाउट जीएसटी की बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जैसे सेल्स और परचेज पे जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने उसके हैं, वहाँ पे जीएसटी के बिना आपको ट्रांजैक्शंस नहीं पास कर पाओगे आप। और प्रैक्टिकल नॉलेज में बताऊँ तो मैं प्रैक्टिकली आपको जीएसटी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं, बिकॉज जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ है बहुत कुछ चेंज हुआ है, आपके सिलेबस में भी आया है, और प्रैक्टिकली भी आप बाहर जाओगे कॉर्पोरेट में या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी काम करने भी जाओगे तो वहाँ पर जीएसटी के बारे में आपको एंट्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ कुछ एक्सपेंसेस की। देखिए, अब तक हमने सेल और परचेज की बात की, मशीनरी सेल, एसेट सेल परचेज की बात की, गुड सेल परचेज की बात की। अब मैं बात करूं एक्सपेंसेस पेड करने के लिए। जब एक्सपेंसेस होना, एक्सपेंस का मतलब बता रहा था मैंने आपको, एडवर्टाइजमेंट पे, सैलरीज पेड, कमीशन पेड, कुछ भी एक्सपेंस हो आपका जैसे एक्सपेंस हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब आपका एक्सपेंस है। और एक्सपेंस पे करने की जो एंट्री होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर आप चेक के थ्रू करते हो तो बैंक अकाउंट, लेकिन आपने पे किया है तब ना। अगर आपने पे कर दी तो ये एंट्री हो जाएंगी। जो भी एक्सपेंस है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे कैश या बैंक, चेक के थ्रू है तो बैंक, नहीं तो कैश। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ऐसे आता है जब आपने क्या किया, एक्सपेंस कोई सा पे ही नहीं किया, आपको पे करना था, आपने पे किया ही नहीं। तो आपको मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था, जब मैं इसके फंडामेंटल्स वीडियो बनाया था मैंने, वहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस बताए थे, जहाँ बताया था आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी ये पे नहीं हुआ है, ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब है ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। और ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में एंट्री कुछ अलग तरीके से होंगे। अब आपने देखिए, जब आपने एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लेकिन अब आपने पे नहीं किया बट हिसाब तो करोगे आप, तो ऐसे में आप क्या लिखोगे, ऐसे में जैसे मान लीजिए सैलरीज रह गया था आउटस्टैंडिंग, तो लिखेंगे आप सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ध्यान रखिएगा, सैलरीज अकाउंट, एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है, एक्सपेंस को क्लोज करना है आपको ईयर में। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट क्लोज हो जाना है, वो ट्रांजैक्शन वो जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो क्लोज हो जाना है। तो सैलरीज अकाउंट क्लोज होना है, लेकिन आप उसके बदले में कैश आपने पे तो किया नहीं है, तो इसलिए आप क्या लिख रहे हो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिखोगे यहाँ पे, और जो भी अमाउंट है आप अमाउंट नोट कर लेंगे। ये तो हो गया सैलरी से रिलेटेड। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट मोस्टली होता है जो कि ड्यू बट नॉट पेड होता है। आपको ध्यान रखना है, ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या हो गया, आपके ऊपर ड्यू हो गया था बट आपने पे नहीं किया है, एक्सपेंसेस की बात हो रही है। कभी कभी इसको एक्रूड भी बोल देते हैं, एक्रूड हो गया था बट आपने पे नहीं की है। ओके, ये तो स्टूडेंट्स बात हो गई आउटस्टैंडिंग की। आपको ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग के लिए ये जर्नल एंट्रीज हैं। अब मैं बात करूं इनकम्स की, कभी कभी आपको रेंट रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो जितने भी इनकम्स की बात करूं मैं, इनकम्स के लिए एंट्री क्या करोगे आप, आपको रिसीव्ड होगा ना, तो कैश या बैंक के थ्रू रिसीव्ड होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी इनकम है, इनकम्स और गेन्स अकाउंट, ये हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पे भी बात करूँ, यहाँ भी एक्रूड तो हो गया, ड्यूज हो गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। अभी आप एक्सपेंस में पेड की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको बोलते हैं एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप देखिए, अब आपको इस इनकम को क्लोज तो करना ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश बैंक के थ्रू रिसीव तो हुआ नहीं है भाई आपको, तो लिखेंगे एक्रूड, या फिर ऐसे लिखेंगे इनकम एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम और गेन। फॉर एग्जांपल कमीशन मिलना था आपको नहीं मिला, तो लिखेंगे क्या, कमीशन एक्रूड या एक्रूड इंटरेस्ट जो भी है, अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, तो ये स्टूडेंट्स एंट्री हो गई इनकम के एक्रूड होने पे बट रिसीव नहीं होने पे। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं, कभी कभी आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस आप एडवांस में पे करते हो। प्लीज़ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपने एडवांस में पेमेंट किए हैं, एडवांस पेमेंट, प्लीज़ ध्यान रखना है, पे किया है आपने एडवांस में, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस तरह के एंट्रीज को करने के लिए आप, जब आपने पे कर दिया ना, तो आपने पे कर दिया तो एंट्री लिखेंगे आप, कैश चला गया आपसे, आपके पास से कैश चला गया, लेकिन किस चीज़ के लिए गया, एक्सपेंस के लिए नहीं गया, ऐसे में लिखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब आपने यूज़ करने से पहले पे कर दिया, आप प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो अपने फ़ोन का, पहले पैसे दे देते हो फिर आप यूज़ करते हो। सेम आपने रेंट प्रीपेड दिया, एडवांस दे दिया, तो प्रीपेड रेंट या रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया आपसे, आपके पास से कैश चला गया और प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर प्रीपेड किया, एडवांस में पेमेंट किया आपने, तो ये एंट्री करेंगे। और अब इसी तरीके से अगर आपको कहीं किसी ने इनकम दे, मतलब आपको कहीं से इनकम अर्न हो गया लेकिन एडवांस में हुआ है, फॉर एग्जांपल कमीशन मिल गया एडवांस में, या रेंट मिल गया, रेंट मोस्टली होता है ऐसा जो कि एडवांस में मिल जाता है, तो आपको मिल गया तो कैश या बैंक मिला होगा, चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे भी वही चीज़, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे अनएक्रूड, अनएक्रूड रेंट मिला, रेंट अकाउंट,
कुछ लोग लिखते हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, लिखते हैं कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आप ये भी लिख सकते हो, या अनअक्रूड रेंट अकाउंट लिख सकते हो, या फिर अनअक्रूड इंटरेस्ट है, कमीशन है, जो भी आपको मिल गया एडवांस में, आप वो लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको करनी है। अब एक ट्रांजैक्शन, एक ऐसा ट्रांजैक्शन आपको मैं बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करता है। हुआ यूँ कि अगर मान लीजिए आपने एक किसी रूम में, किसी तरह के घर में, या फिर कोई ऐसा जगह ले लेते हैं जहाँ आप क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट वहाँ आप रहने भी लगते हैं, या फिर बिजली, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया आपने बिल पे किया 5000, बट उस बिल को आपने क्या किया, उसमें से 1/5 आपने अपना पे किया, अपना पर्सनल बिल पे किया, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, जो आपके घर पे हाउस होल्ड पे यूज़ हो रहा था। ऐसे केस में आपको मैंने बताया था, जहाँ पे जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो अपने लिए कुछ यूज़ करता है बिजनेस का, तो वो होता है ड्राइंग्स। और यहाँ पे भी ड्राइंग्स के लिए आप एंट्री करोगे। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ₹5000 और पेड 20% आउट ऑफ दीज फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए पे किया 20%, पर्सनल यूज़ में ड्राइंग्स हो गया, इट मीन्स वो विड्रॉ कर रहा है कुछ, ठीक है। और आपने क्या पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, विड्रॉ भी कर रहा है, और जा क्या रहा है आपके पास से, कैश और बैंक चेक के थ्रू भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपने एंट्री क्या करनी है, आपको लिखना एक्सपेंस के लिए तो डेबिट, तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब आपने विड्रॉ किया है कुछ अमाउंट, कैपिटल तो नहीं लिखोगे, कैपिटल अकाउंट तो जब इन्वेस्ट करता था तो टू कैपिटल लिखते थे आप, लेकिन अब वो रिसीवर है, जो पार्टनर, जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, वो रिसीवर है, और रिसीवर है तो उसको आप डेबिट करेंगे, तो उसको डेबिट ना करके हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप ध्यान रखना अभी आपको यहाँ पे कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस को डेबिट किया, कुछ जो ओनर था उसने अपने लिए निकाला अमाउंट, मीन्स रिसीवर है वो, तो उसको भी डेबिट कर दिया, और टू कैश और बैंक अकाउंट, बिकॉज कैश और बैंक जा रहा है हमारे पास से। तो ये जर्नल एंट्री की भी आपने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे जर्नल एंट्रीज हैं जो नॉर्मल हैं, आपको नॉर्मल डेज में नॉर्मल एंट्रीज आपको ये करने होते हैं बिजनेस में। ये सारे एंट्रीज विदाउट एनी जीएसटी है, इसमें कोई जीएसटी अभी तक इंक्लूड नहीं किया मैंने, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि आपके लिए जीएसटी के ऊपर जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी जो होगा वो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 3 का, तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे। लेकिन अब जिसको अभी तक यहाँ में पता नहीं चला, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो मेरे जर्नल एंट्रीज के पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ वो बेसिक्स सीखेंगे। और फिर यहाँ पे आइए, फिर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स, आप मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें, जो कि आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर कौन से जर्नल एंट्रीज करने में आपको परेशानी आ रही है, और मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड, उसी जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको मैं सॉल्व करूँ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फिर अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें।